नमस्कार। मैं आपका धर्म युद्ध अपराधी। मैं अपने आप को एक धर्म युद्ध अपराधी क्यों कहता हूँ, इसके पीछे भी एक कारण है। आपको वीडियो में सब समझ में आ जाएगा। आज का विषय है हमारे भारत में बोली जाने वाली एक विशिष्ट भाषा और हमारी धर्म संस्कृति के साथ किस प्रकार जानबूझकर खिलवाड़ किया गया। दरअसल हमारा भारत अपनी धर्मपरायणता तथा महान संस्कृति की विशिष्टता के कारण पूरे संसार में जगत गुरु के रूप में आदर प्राप्त करता रहा। समय समय पर अनेक विदेशी विधर्मी आक्रांताओं ने भारत की महान संस्कृति को विनष्ट करने तथा उसकी अथाह संपदा को लूटने के उद्देश्य से भारत पर असंख्य आक्रमण किए। भारतीय राष्ट्रभक्तों ने उनके आक्रमणों का मुंहतोड़ उत्तर दिया। भारतीय राष्ट्रभक्त पूरे जोश के साथ उनसे भिड़ते थे, लेकिन आज राष्ट्रभक्ति तो दूर, वो युवा, वो धर्म प्रेमी न जाने कहाँ खो गए। इसलिए मुझे बहुत दुख होता है। उस समय के आक्रमणकारियों को विवश होकर के भागना पड़ा। आगे चलकर ऐसी विषम परिस्थिति बनी कि आपसी फूट के कारण कुछ क्षेत्रों से आक्रमणकारी भारत में प्रवेश करने में सफल हो गए। मुगलों ने, जी हाँ, मुगलों ने कई सौ वर्षों तक राजाओं की आपसी फूट व महत्वाकांक्षाओं का लाभ उठाकर भारत पर शासन किया, किंतु महाराणा प्रताप, शिवाजी, छत्रसाल, गुरु गोविंद सिंह, पृथ्वीराज चौहान आदि असंख्य राष्ट्रभक्त वीरों ने, जी हाँ, इनका नाम आप भी जरा सम्मान से लीजिएगा और उनकी जीवनी को पढ़िएगा ताकि आपको पता चल सके कि ये कैसे अमर बलिदानी थे। उन्होंने अपने राष्ट्र की मुक्ति के लिए सतत संघर्ष किया। अंग्रेजों ने छल बल से भारत पर अधिकार जमाया। उनके विरुद्ध भी कभी 1857 की सशस्त्र क्रांति के रूप में तो कभी सशस्त्र क्रांतिकारियों ने सतत संघर्ष जारी रखा। ब्रिटिश शासन के एक विशेष विश्वास पात्र और विदेशी शासन की जड़ों को भारत में सुदृढ़ करने वाले प्रमुख सलाहकार सर ए.ओ. ह्यूम ने अपने अनुभव के आधार पर ब्रिटिश शासन को सलाह दी कि भारत में 1857 की क्रांति के बाद स्वतंत्रता हेतु एक नवीन चेतना समाज में घर कर गई है। अतः एक ऐसी संस्था को जन्म देना चाहिए जिससे भारत के बुद्धिजीवी, स्वतंत्रता प्रेमी, उग्रवादी तरीकों की जगह अहिंसात्मक ढंग से अपनी मांगें प्रस्तुत करें। और इस तरह हमारे भारत में कांग्रेस का प्रादुर्भाव हुआ। कांग्रेस के जन्मदाता ए.ओ. ह्यूम की 1857 की क्रांति को कुचलने में प्रमुख भूमिका थी। यह शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। ह्यूम 1857 की क्रांति के दौरान इटावा के कलेक्टर थे। उनके नेतृत्व में गोरों की पलटन ने अनेक देशभक्त क्रांतिकारी ग्रामीणों की हत्या की थी। ह्यूम ने अंग्रेजों के शासन को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से ही योजनाबद्ध कूटनीति के अंतर्गत कांग्रेस की स्थापना की थी। उसी विचार श्रृंखला के अंतर्गत ब्रिटेन के प्रमुख राजनीतिक सज्जनों के लंबे विचार के उपरांत 28 दिसंबर 1895 को, जरा डेट ध्यान रखना, 28 दिसंबर 1885 को सर ए.ओ. ह्यूम द्वारा भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना श्री उमेश बनर्जी की अध्यक्षता में की गई थी। समाज को यह भ्रम छोड़ देना चाहिए कि कांग्रेस को किन्हीं भारतीय नेताओं ने जन्म दिया। साथ ही लॉर्ड मैकाले ने, जी हाँ, मैकाले वो व्यक्ति था जिसने हमारे धार्मिक ग्रंथों में जो आज आप मतभेद पाते हैं, जिन मतभेदों के आधार पर बहुत से
जातिगत संगठन खड़े हो गए हैं जो आज हिंदुओं को बरगलाते हैं। वो उन हमारे धार्मिक ग्रंथों में बहुत सारी मिलावट कर दी, बहुत सारे मतभेद उत्पन्न कर दिए थे। ये एक अलग विषय है, लॉर्ड मैकाले के बारे में किसी दिन विस्तृत परिचर्चा करेंगे। उसी लॉर्ड मैकाले ने जिस राजनीतिक षड्यंत्र को जन्म दिया वह थी अंग्रेजी शिक्षा, जिसने विशेषतः नगरों के निवासियों के व्यवहार, पहनावा, विचार, स्वभाव सभी को पूर्णतः बदलकर उन्हें भारतीयों से काट दिया। आज हमारा समाज राष्ट्रीय सम्मान भूल चुका है। लॉर्ड मैकाले की योजना पूर्णतः सफल हो गई। दुर्भाग्य से आज यह स्थिति प्रत्यक्ष है, जिसे दासता की प्रकाष्ठा कहना भी कम होगा कि देश के धनवान अथवा प्रतिष्ठा प्राप्त परिवारों की शोभा की नाप तोल इस प्रकार आंकी जाने लगी कि समाज एवं परिवार में विदेशी जीवन चल रहा। अंग्रेजी में पत्र व्यवहार एवं वार्ता से उन्हें गौरव एवं प्रसन्नता होती है। वैवाहिक निमंत्रण पत्र छोड़ मृतक सूचनाएं तक अंग्रेजी में भेजना, इससे बड़ा राष्ट्रीय अपमान भला और क्या होगा। संसार की श्रेष्ठ और वैज्ञानिक भाषा हिंदी का भारतीय समाज में ही सम्मान नहीं, फिर शासन तंत्र एवं विदेशों में उसका सम्मान न होना आश्चर्य का विषय नहीं है। हमारे एक पूर्व सांसद श्री बिशन चंद्र सेठ जी, जो कि शाहजहांपुर से उस समय शायद सरकार में मंत्री भी थे, उन्होंने बताया कि एक बार मैं जर्मनी के बर्लिन में था। किसी स्टोर से कुछ सामान खरीदकर पौंड के रूप में धन देकर शेष धन वापस लेना चाहता था। अथक परिश्रम के उपरांत मैं महिला विक्रेता को अंग्रेजी में अपनी बात समझाने में असफल रहा। उस दिन मैं समझ पाया कि अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा मानना भूल है। जर्मनी, फ्रांस, इटली, रूस आदि जिन जिन देशों में मैं रहा, कहीं भी अंग्रेजी के प्रति समाज में ना किंचित आदर है ना स्थान। उन देशों में विज्ञान आदि के सारे जटिल शब्द उनकी अपनी भाषा में है। बिना अंग्रेजी के सहयोग के उनकी भाषाएं संसार भर में प्रतिष्ठा के साथ मान्य हैं, पर लॉर्ड मैकाले के मानस पुत्रों ने भारत के गौरव को स्वतः बलात् नष्ट कर दिया। अंग्रेज शासनकर्ता भारत की विभिन्न भाषाओं से परिचित नहीं थे। उन्हें अपनी भाषाओं के माध्यम से शासन तंत्र चलाना स्वाभाविक एवं सुविधाजनक था। अतः विदेशी और भारतीय कर्मचारियों को यह अनिवार्य आदेश दिया गया कि वे अंग्रेजी के जानकार बनेंगे। अतः राजकीय सेवाओं के आकर्षण के फलस्वरूप भारतीय समाज अंग्रेजी को मान्यता एवं सहयोग पूरी सख्ती से देने को बाध्य हो गया था। अंग्रेज इतिहासकार, साहित्यकारों द्वारा इसी क्रम के अंतर्गत भारत के गौरवपूर्ण इतिहास को बदलने, भारतीय धर्म ग्रंथों, भाषा, लोकाचार एवं शिष्टाचार को अनर्गल एवं तथ्यहीन प्रमाणित करने का भी क्रमबद्ध सफल प्रयास किया गया, जिसका दूरगामी प्रभाव आज सारे भारत में स्पष्ट है। ब्रिटिश शासन की इस कूटनीति को तत्कालीन कुछ प्रमुख नेताओं ने भले ही समझा हो, पर भारत उस समय बुरी तरह ब्रिटिश साम्राज्यवाद से जुड़ा हुआ था और फंसा हुआ था। सामान्य जनता को ऐसा भ्रम है कि हिंदू महासभा को हिंदू नेताओं ने जन्म दिया, पर वास्तविकता यह है कि लोकमान्य तिलक, महामना, मालवीय जी, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद सरीखे हिंदू भावना प्रधान अनेकों कांग्रेसी नेताओं ने मुस्लिम लीग की अराष्ट्रीय मांगों को निरस्त करने हेतु सन 1907 में पंजाब हिंदू सभा को, तदुपरांत सन 1913 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा को जन्म दिया। सन 1915 में अफ्रीका से सम्मान प्राप्त कर श्री मोहनदास करमचंद गांधी भारत लौटे तथा थोड़े ही समय में उनका वर्चस्व कांग्रेस में बढ़ने लगा। उस समय जो ऐतिहासिक भूल हमारे नेताओं की हुई, उसमें सबसे बड़ा हाथ श्री गोखले जी के परामर्श एवं सहयोग के आधार पर महात्मा गांधी के हार्दिक अनुमोदन से हुआ था। उन्होंने अनायास यह मान लिया था कि बिना मुसलमानों को साथ लिए अंग्रेज हमें स्वराज्य लेने की भूमिका पूर्ण ना करने देंगे। बस यहीं से कांग्रेस की मुस्लिम परस्त नीति ने जन्म लेकर अनेक अवसरों पर हिंदुओं के महान त्याग एवं शक्ति पर अविश्वास तथा हिंदू भावना की अवहेलना कर मुसलमानों के समक्ष घुटने टेके अहिंसा को अपना मौलिक सिद्धांत घोषित कर दिया था।
जबकि ये नहीं होना चाहिए था। इस अहिंसा ने हमारे हिंदुओं को निशस्त्र बना दिया, कमज़ोर बना दिया और कायर बना दिया। यहाँ पर यह उल्लेख हमारी भावनाओं को पुष्ट करेगा कि इजराइल जैसे छोटे देश का जन्म द्वितीय महायुद्ध के उपरांत हुआ था। उस समय यहूदी जाति का विश्व में कोई राज्य नहीं था। वे सारे संसार के विभिन्न क्षेत्रों में बिखरे पड़े थे। उनकी भाषा हिब्रू केवल उनके धर्म ग्रंथों में सुरक्षित रह गई थी, कारण वे जिन जिन देशों में बसे वहीं के नागरिक बनते चले गए और वहीं की भाषा पर उनका जीवन चक्र चलता रहा। जब इजराइल के नए राज्य का अस्तित्व बना तो इस छोटे से देश में विभिन्न क्षेत्रों से आकर यहूदी बसे तथा अपने धार्मिक ग्रंथों में सुरक्षित हिब्रू भाषा को उन्होंने अपने देश की राष्ट्रभाषा घोषित किया। पूरे देश में यह आदेश जारी किया गया कि सारे राज्य के अधिकारी कर्मचारी निर्धारित समय के अंदर सारे राज्य कार्य हिब्रू भाषा में करें। जो ऐसा करने में समर्थ न हो सकेंगे उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। उसका यह फल हुआ कि आज सारा राजकाज एवं जनजीवन से के कार्य तथा पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन उनकी राष्ट्रभाषा हिब्रू में पूरे सम्मान से हो रहा है। लगभग 30 लाख की जनसंख्या के इस छोटे से देश इस्राएल की, जिसे इजराइल भी कहते हैं, अपनी भाषा सम्मान के साथ मान्य है। यूएनओ में इंग्लिश, फ्रेंच, एशियन, स्पेनिश छोड़ चीनी एवं अरबी जैसी विचित्र भाषाएं भी मान्य हैं, परंतु हिंदी जैसी प्रमाणिक व वैज्ञानिक भाषा मान्य नहीं है। कारण, बहुत बड़ा कारण है। कारण यह है कि उसे भारत में ही, जिसे स्वाधीन हुए आज 1947 से लेकर के 2020 का समय चल रहा है, इतने वर्ष हो गए, पर हमारा शासन मान्य करने को तत्पर नहीं। कैसी लज्जास्पद स्थिति है। यहाँ पर एक ऐतिहासिक घटना का उल्लेख बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा। स्वराज्य मिलने के उपरांत भारत ने विभिन्न देशों में अपने राजदूत भेजे थे। उसी समय श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित को भारतीय गणतंत्र की ओर से रूस का राजदूत बना करके भेजा गया। सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय परंपरा यह है कि राजदूत भेजने से पूर्व राजदूत का चित्र, उसका जीवन परिचय तथा प्रमाण पत्र की नकल उस देश को भेजी जाती है। उसी के अंतर्गत सारी व्यवस्था भारत द्वारा पूर्ण की गई थी। पर जब श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित मास्को पहुंची और अपना परिचय पत्र रूस के तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष श्री स्टालिन के समक्ष प्रस्तुत किया, तो उन्होंने अपनी भाषा में दुभाषिया द्वारा यह प्रश्न किया कि आपका परिचय पत्र किस भाषा में है। स्वाभाविक उत्तर दिया गया, अंग्रेजी में। स्टालिन ने तत्काल उत्तर दिया कि हमें खेद है कि हम इसे स्वीकार करने में असमर्थ हैं, क्योंकि या तो हम अपनी भाषा में परिचय पत्र लेते हैं या संबंधित देश की राष्ट्रभाषा में, जबकि परिचय पत्र संबंधी सारे कागजात मास्को यथा समय पहले ही भेजे जा चुके थे। यदि उन्हें आपत्ति थी तो पहले लिखते, पर कार्यक्रम के आरंभ में यह प्रश्न जानबूझकर उठाया गया ताकि भारत के अंतर्राष्ट्रीय सम्मान को झटका दिया जाए। अतः कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। श्रीमती विजय लक्ष्मी अविलंब भारत वापस आईं। पंडित नेहरू ने हिंदी में नवीन परिचय पत्र देकर उन्हें पुनः तुरंत रूस भेजा, जो विधिवत स्वीकार किया गया। इस संबंध में उस समय के सांसद श्री बिशन चंद्र सेठ जी ने लोकसभा में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समक्ष एक भाषण भी दिया था, और उनका कहना था कि जब राष्ट्रीय भाषा में परिचय पत्र देना था तो उस समय अनायास आपको हिंदी ही क्यों ध्यान में आई। कारण स्पष्ट था, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी ही है। पर स्वराज्य मिले अनेकों वर्ष हो गए, किंतु आज तक हिंदी को यथोचित प्रतिष्ठापूर्ण स्थान शासन के द्वारा नहीं दिया गया, जो हमारे शासकों की अंग्रेजी प्रश्न नीति का स्पष्ट परिचायक है। उल्लेखनीय है कि दक्षिण आदि क्षेत्रों से स्वराज्य प्राप्ति से पूर्व अथवा उपरांत हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में मान्य हो, इसका कोई विरोध नहीं था। ये केवल राजकीय नौकरियों के बारे में चिंतनशील थे, पर हमारी सरकार ने ही जानबूझकर हिंदी के प्रश्न को उलझाने की प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों चेष्टाएं की। तब कुछ क्षेत्रों में शासन का प्रोत्साहन पाकर हिंदी के विरोध में आवाज उठाई गई। स्थिति तो यह है कि भाषा एवं क्षेत्रीय विवाद स्वराज के उपरांत पैदा हुई कुछ संकीर्ण मानसिकता अथवा स्वार्थी नेताओं की उपज है। हमें इस पर विचार करना होगा। दरअसल सन 1947 में
स्वराज्य मिलने के उपरांत जब मंत्री परिषद का प्रथम गठन पंडित नेहरू ने किया तो पैतृक मुस्लिम परिस्थिति के कारण उसके आधार पर धर्म एवं हिंदू प्रधान भारत का शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद को बनाया गया। वे इसी पद पर जीवन पर्यंत बने रहे अथवा बनाए रखे गए। शिक्षा के आधार पर ही किसी भी देश की मौलिक सभ्यता संस्कृति के साथ राष्ट्रीय भावना जनमानस में सुरक्षित रखी जा सकती है। परंतु भाग्य की विडंबना यह है कि मौलाना साहब उर्दू, फारसी एवं अरबी के अतिरिक्त ना तो कोई विदेशी भाषा जानते थे, ना राष्ट्रभाषा हिंदी अथवा अन्य भारतीय भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। उनका पहनावा, टोपी, जीवनचर्या एवं विचारधारा मुस्लिम कट्टरता की परिचायक थी। लंबे समय तक विरोधी मानसिकता भरे सज्जन के शिक्षा मंत्री बने रहने से भारत को अकल्पनीय क्षति हुई, और वो क्षति जिसकी भरपाई आज तक नहीं की जा सकी है, ऐसी क्षति हुई। उस क्षति का हमारे जनजीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर गांधी जी ने मुसलमानों का जिस प्रकार अनुचित पक्ष लिया, उनका कोई और उदाहरण नहीं मिलता। किसी भी दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी का अधिकार राष्ट्रभाषा बनने के लिए सबसे पहले है। जब गांधी जी ने भारत में सार्वजनिक कार्य प्रारंभ किया तो उन्होंने भी हिंदी को ही महत्व दिया था। परंतु जब उन्होंने देखा कि मुसलमान हिंदी को पसंद नहीं करते तो उन्होंने अपनी नीति भी बदल दी और हिंदुस्तानी का प्रचार करने लगे। हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि हिंदुस्तानी नाम की कोई भाषा नहीं है, कहीं भी नहीं है। ना उस भाषा का कोई व्याकरण है और ना ही शब्दावली। यह केवल हिंदी और उर्दू की खिचड़ी है। पूरे प्रयत्न करके भी गांधी जी इस खिचड़ी को लोकप्रिय ना बना सके। मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हिंदुस्तानी को ही राष्ट्रभाषा बनाया जाए। अंधे अनुयायी इसी भाषा का प्रचार करने लगे और यत्र तत्र इस भाषा का प्रयोग भी किया जाने लगा। बादशाह, राम और बेगम सीता जैसे शब्दों का प्रयोग होने लगा, परंतु इस महात्मा में इतना साहस ना था कि मिस्टर जिन्ना को महाशय जिन्ना अथवा मौलाना आजाद को महाशय आजाद पुकार सके। उन्होंने जितने भी अनुभव प्राप्त किए वे हिंदुओं की बलि देकर ही किए। वे हिंदू मुस्लिम एकता की खोज में बढ़ते जा रहे थे। मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए हिंदी के सौंदर्य और मधुरता को नष्ट कर दिया गया, परंतु बहुत से कांग्रेसी भी इस खिचड़ी को नहीं पचा सके। गांधी जी अपनी हिंदुस्तानी की जिद पर अड़े रहे। परंतु हिंदू अपनी संस्कृति और मातृभाषा के ही भक्त रहे। वे गांधी जी के झांसे में नहीं आए। उसका परिणाम यह हुआ कि हिंदी साहित्य सम्मेलन में गांधी की एक न चली और उन्हें संस्था से त्यागपत्र देना पड़ा। किंतु गांधी का विषैला प्रभाव अब भी शेष है और आज भी भारत की सरकार यह निर्णय करते हुए झिझकती है कि देश की राष्ट्रभाषा हिंदी को बनाया जाए या हिंदुस्तानी को। साधारण बुद्धि वाले लोग भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि राष्ट्रभाषा वही हो सकती है जो 80% जनता की भाषा हो, ना कि वह भाषा जिसको 20% भी नहीं जानते हैं। फिर भी गांधी जी मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए यह अनुचित कार्य करते रहे। कितनी प्रसन्नता की बात है कि अब करोड़ों देशवासी हिंदी और देवनागरी के पक्षपाती हैं। संयुक्त प्रांत, जो कि उस समय उत्तर प्रदेश को कहते थे, उसमें हिंदी को प्रांत की भाषा भी मान लिया गया। भारत सरकार ने जो कमेटी बनाई उसमें संविधान का शुद्ध हिंदी में अनुवाद कर दिया गया। अब देखना यह था कि कांग्रेस लेजिस्लेचर में हिंदी को स्वीकार करती है या गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए एक विदेशी भाषा को भारत जैसे विशाल देश पर थोपती है। वास्तव में हिंदुस्तानी उर्दू ही है, केवल नाम का ही भेद है।
गांधी जी में इतना साहस नहीं था कि हिंदी की प्रतियोगिता में उर्दू का प्रचार कर सकें, इसलिए उन्होंने उर्दू को हिंदुस्तानी के नाम से चलाने की घृणित चाल चली। उर्दू पर किसी भी देशभक्त ने प्रतिबंध नहीं लगाया, परंतु उर्दू को हिंदुस्तानी के नाम से लादना एक धोखा है और अपराध है। यह थी गांधी जी की करतूतें। हिंदुस्तानी के रूप में एक ऐसी भाषा जिसका कोई अस्तित्व नहीं, गांधी जी के कहने पर स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी, इसलिए नहीं कि इससे कोई लाभ या प्रत्युत, इसलिए कि इससे मुसलमान खुश हो सकते थे। इससे अधिक सांप्रदायिक अत्याचार और क्या होगा। यही है गांधी जी की सेवाएं हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। आप समझ सकते हैं कैसी कैसी राष्ट्रीय भूल की गई। उन राष्ट्रीय भूलों को अब हमें सुधारना होगा। हर राष्ट्रभक्त को जागना होगा और धर्म युद्ध में लगना होगा। आज देव भाषा संस्कृत को ही शिक्षा से हटा दिया गया है। जहाँ संस्कृत है वहाँ उसकी परीक्षा कब होगी, कब परीक्षा फल घोषित होगा, पता नहीं होता। अगले वर्ष में पढ़ाई शुरू हो जाने पर भी छात्रों को पता नहीं होता कि वे अपनी कक्षा में उत्तीर्ण हैं अथवा अनुत्तीर्ण। क्या यह स्थिति घातक नहीं है? अनेक नगरों में अंग्रेजी पब्लिक स्कूल चल रहे हैं। जो बात सारे संसार में अन्यत्र नहीं है, वह अनहोना कार्य भारत में दिखता है। बड़ी धनराशि एवं लंबा खर्च देने पर उसमें बच्चे लिए जाते हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं शासक इस दुखद सत्य से परिचित हैं, पर कैसा दुर्भाग्य है कि वे इसमें सुधार करने को तत्पर नहीं हैं। उसमें सुधार करना होगा। राष्ट्रीय एकता के प्रश्न पर निषेधात्मक दृष्टिकोण हमें बहुत आगे ना ले जा सकेगा। हमें उन समस्त शक्तियों का उपयोग करना होगा जो अतीत में इस देश की राष्ट्रीय एकता के नियामक तत्वों तथा आधारशिला का कार्य करती रही हैं और जिन्होंने इस देश को एक महान देश का स्वरूप प्रदान किया था। हमारा यह निश्चित मत है कि हिंदुत्व का गौरव बोध ही इस देश को एकता के सूत्र में बांधने की महान शक्ति रहा है। प्रोफेसर हुमायूं कबीर ने भी हमारे इस मत का समर्थन किया है कि इस देश में अनादिकाल से हिंदुत्व ही एकता की प्रेरक शक्ति रहा है। वर्तमान काल में हमारा यह दुर्भाग्य रहा है कि हमने हिंदुत्व की महान प्रेरक शक्ति का सही मूल्यांकन नहीं किया है। हिंदू नाम का कोई भी धर्म नहीं है। वास्तव में हिंदुत्व इस देश के राष्ट्रीय चरित्र की एक संज्ञा का ही दूसरा नाम है। यह हमारी जीवन पद्धति है। वह सभी धार्मिक पद्धतियां और विभिन्न दार्शनिक गण जिन्होंने इस देश के राष्ट्रीय जीवन के साथ अपने आप को समाहित करने की कामना की थी, वे सभी हिंदू कहे जाते हैं। फिर चाहे वे बौद्ध, जैन, सिख हों अथवा सनातनी या आर्य समाज ही क्यों न हो।